नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 23 अप्रैल 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर है चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिन है सैटरडे। आगे बढ़े उससे पहले एक क्विक बात बताना चाहता हूं कि कल संडे है डियर फ्रेंड्स। तो कल आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे द हिंदू एनालिसिस के और फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। ये दोनों लेक्चर्स जो हैं, एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, उसका दूसरा नाम मैंने रखा है द हिंदू एनालिसिस। तो ये लेक्चर और फाइनेंशियल न्यूज़ जो आते हैं, इन दोनों के रिवीजन लेक्चर्स आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, आज हमारे टेबल के ऊपर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इंडिया और यूके के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर थे, तो विल टॉक अबाउट इट। देन वी हैव बूस्टर डोज के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें, समझने वाले फैक्ट्स हैं। और दो टॉपिक्स हैं फिर, इंडिया मालदीव्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है और इंडिया श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ। तो तीन टॉपिक्स जो हैं, आज 75% चीज़ें जो हैं वो डिप्लोमेसी के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स विषय अलग अलग हैं, लेकिन as you know, India, UK, India, Maldives, India, Sri Lanka, and one topic we have, it's about boost dose. आज वर्ल्ड बुक डे भी है, तो माई ग्रीटिंग्स टू एवरी वन ऑफ यू। और एक छोटा सा शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट मैंने एक्सप्लेन किया है। एनीवे, लेट्स क्रैक ऑन। लिविंग ब्रिजेस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। देखिए, मॉडर्न डिप्लोमेसी जो है ना, आज के ज़माने की जो कूटनीति कहते हैं, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति, दो देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको समझने के लिए सिर्फ ऑप्टिक्स जो हैं ये पर्याप्त नहीं है। व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स यानी कि दो देशों के नेता एक दूसरे को मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं और फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। न्यूज़ में कुछ आइटम्स हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो सिर्फ जो चीज़ें हमें ऊपर लेवल पर दिखती हैं, राइट, कैमरा में जो चीज़ें हमें दिखती हैं या पिक्चर्स या वीडियोस के माध्यम से ही हम चीज़ों को समझ नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में जो लीडर्स के बीच में जो नेगोशिएशंस हुए हैं वो ऑप्टिक्स रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सारा क्लियर पिक्चर हमें नज़र नहीं आता है। ऐसा जनरली होता है। लेकिन इंडिया और यूके की बात करें, आपकी स्क्रीन पर जो दो नेता हैं, एक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और दूसरे हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर थे और दोनों नेताओं ने जिस प्रकार से एक दूसरे को हैंडल किया है, हैंडल इन द सेंस हाथ पकड़ कर चलना, बहुत एक दूसरे के सामने स्माइल्स देना, ये सारे जो जेस्चर्स हैं ना, दो लीडर्स के बीच में जितना अच्छा ट्यूनिंग होता है, जितनी अच्छी एक रैपो जिसको कहते हैं, राइट, रैपो। तो रैपो का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में कितनी ट्यूनिंग है, वो क्लियर नज़र आ रही थी। और ये इस बात का इशारा है कि अब यूके और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो अब एक नए लेवल पर जा रहे हैं। और ये दोनों देशों का जो एक एम्बिशन है, दोनों देश अपने अपने खुद के सपनों को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि यूके जो है वो ब्रेग्जिट के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ नए ट्रेड रिलेशनशिप की स्थापना करना चाहता है। भारत जो है वो अपने आप को डेवलप्ड करना चाहता है। भारत एक तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है और ये कुछ ऐसे सपने हैं जो एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं, दोनों देशों के सपने। देन वी हैव बायलैटरल एंगेजमेंट। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल एंगेजमेंट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। देखिए, यूके और इंडिया के इतिहास को तो हम जानते ही हैं कि भारत और यूके का इतिहास कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 75 ईयर्स को अगर आप नज़र डालेंगे, मीन्स जो रिलेशनशिप रहा है, जो पोटेंशियल होना चाहिए, उस पोटेंशियल तक हम नहीं पहुँचे हैं। यस, ये बात अलग है कि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके में रहते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हैं वो रीजनेबली अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दो देशों के बीच में जो व्यापार होना चाहिए, जो कोऑपरेशन होना चाहिए, वो लेवल अभी भी हमने टच नहीं किया है। लेकिन
पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से यूके और इंडिया के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुई हैं, जिस प्रकार से बायलैटरल एंगेजमेंट हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि अब दोनों देश जो हैं वो अलग अलग इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और बोरिस जॉनसन साहब और नरेंद्र मोदी साहब के बीच में जो डिस्कशन हुई और फिर जो प्रेस ब्रीफिंग्स हुई और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, उसमें पता चलता है कि दोनों देश जो हैं वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप वैसे तो है ही, लेकिन अब जो भी जहाँ पर हैं उसको एक न्यू लेवल तक ले जाना, राइट, एक नया स्टेप उठाना, हो सके तो एक बड़ा स्टेप उठाना, इसी दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ में दोनों देश मिलकर काम करें, क्लीन एनर्जी, ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और रीजनल कोलैबोरेशन। और जहाँ पर रीजनल कोलैबोरेशन की बात आती है, जब इंडिया और यूके की बात करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एंड आई एम श्योर आपको पता चल ही गया होगा, इट इज़ इंडो पैसिफिक। क्योंकि यूके एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशियन का भी एक लिटरल स्टेट है, क्योंकि यूके की कुछ आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन ओशियन में भी हैं और पैसिफिक ओशियन में भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जस्ट लाइक फ्रांस, वो भी एक रीजनल प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खास करके ये मेंशन किया कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप मॉडर्नाइज हो रहे हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है एक पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो मिस्टर जॉनसन यानी कि बोरिस जॉनसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक पर्सनल केयर की। उन्होंने पर्सनली चीज़ों को देखा कि भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे ही होने चाहिए और उसका रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे नज़र आ रहा है। बोरिस जॉनसन साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ख़ास दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि वो मेरे ख़ास दोस्त हैं, यानी कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या फिर बेस्टी। The unprecedented comfort level between the top leaders underlines the growing convergence of interests between Delhi and London. जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच में जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं, जो दोनों देशों के सपने हैं, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज यानी कि एक हो रहे हैं, राइट, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो इस प्रकार की सिचुएशन हो रही है और यही चीज़ जो है वो हमें दोनों लीडर्स में नज़र आ रही है कि कैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबली वो बिहेव कर रहे थे। एनीवे, ये फ्रेंडली बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि जो इंटरेस्ट है उनको सीरियसली नहीं लिया। ऑफ कोर्स एक कॉन्क्रीट आउटकम के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इंटरनेशनल लेवल पर ये बात हो रही थी कि देखिए 2 बार यूके के प्राइम मिनिस्टर की विजिट, वो भारत बहुत पहले आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स। लेकिन 2 बार मीटिंग्स के, 2 या से उससे भी ज़्यादा बार ये चीज़ जो है वो मीन्स उनकी यात्रा जो भारत की है वो कैंसिल हुई। और इंटरनेशनल लेवल पर ये बातचीत हो रही थी कि यूक्रेन को लेकर भारत का जो स्टैंड है और यूके का जो स्टैंड है, तो इस चीज़ की वजह से दोनों देशों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के ऑफिशियल्स ने ये क्लियरली बता दिया कि ब्रिटेन ने भारत पर किसी भी प्रकार का प्रेशर यूक्रेन को लेकर नहीं डाला है और जॉनसन साहब ने यूक्रेन का नाम ही नहीं लिया और उनकी जो अलग से एक प्रेस मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो दिस इंडिकेट्स के यूक्रेन का टॉपिक जो है, ऑफ कोर्स दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुई है यूक्रेन को लेकर, लेकिन यूक्रेन वाला टॉपिक जो है वो भारत और यूके के बीच में कोई तनाव वाला टॉपिक नहीं है, इश्यू बिल्कुल है ही नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और यूएई के साथ जो भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ऑफ कोर्स डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ये दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये यूके वाला जो टॉपिक है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने ये 2 वीडियोस जो हैं, इनफैक्ट 4 वीडियोस हैं, राइट, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको यूके के साथ भारत जो ये एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप करना चाहता है, ये ईटीपी, इसकी गहराई को आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये नंबर 1 चीज़ है भारत के, फ़िलहाल अगर टारगेट को देखें तो ईटीपी इज़ नंबर 1। इसी के साथ साथ डिफेंस और सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन है जिसमें ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि
इंडो पैसिफिक के प्रति ब्रिटेन का एक टिल्ट है, एक झुकाव है, क्योंकि इनके कुछ आइलैंड्स यहाँ पर हैं। और चाइना जो है वो अब यूके का भी एक प्रकार का, आई वोंट से कि दुश्मन है। दुश्मन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वो ये समझ गया है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो यूएसए की टीम में, हमेशा यूके और यूएसए जो है वो एक ही टीम के मेंबर्स हैं। तो यूएसए के खिलाफ जाना यानी कि इनडायरेक्टली आप यूके के भी खिलाफ हैं। तो यूके जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का विरोध करेगा ऑफ कोर्स। और P5 का एक मेंबर है यूके, एज वी ऑल नो। बट एनीवे, इंडो पैसिफिक जो है उसके प्रति जो यूके का एक झुकाव है। और ब्रिटेन ने ये भी कहा कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं और डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रिटेन जो है वो तैयार हैं। तो ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि आज भी यूके जो है वो रिसर्च और डिफेंस के प्रोडक्ट्स में बहुत ही एडवांस्ड कंट्री हैं। और दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि डिफेंस को लेकर एडवांस्ड वेपन्स जो हैं और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर जॉइंट रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और प्रोडक्शन भी करेंगे। ऑफ कोर्स साइबर डोमेन में दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करना चाहते हैं और एक दूसरे की कैपेसिटी को एनहेंस करना चाहते हैं। भारत को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे हैं ही। भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिटेन में रहते हैं। साउथ हॉल में अगर आप जाएँ तो आपको लगेगा कि आप शायद पंजाब में आ गए। आपको हर जगह पर पंजाबी लोग मिलेंगे। वेम्बली चले जाए, एलिंग चले जाए तो आपको लगेगा कि आप अहमदाबाद, राजकोट आ गए, क्योंकि वहाँ पर आपको गुजराती लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों के लोग मिलेंगे। तो भारत के लोग जो हैं वो यूके में बहुत सारे एरियाज़ में रहते हैं, राइट, बहुत सारी जगहों पर रहते हैं। और ये रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। दोनों देशों की सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत सारे लेवल्स पर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, क्योंकि एक शेयर्ड हिस्ट्री है। और अच्छी बात है कि दोनों देशों के नेता और दोनों देशों के डिप्लोमेट्स जो हैं वो इस पोटेंशियल को समझते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में दोनों देश जो हैं वो आगे चलकर काम कर सकते हैं। तो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। दिल्ली बिहार वे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, वैक्सीन रेगुलेटर CDSCO, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। तो ये जो CDSCO की एक एक्सपर्ट कमेटी है, इस एक्सपर्ट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जो कॉर्बेवैक्स नाम की जो एक वैक्सीन है, इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EUA, ठीक है। तो ये जो कॉर्बेवैक्स हैं ये 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको हमें देनी चाहिए, या फिर ऐसा रिकमेंडेशन जो है वो CDSCO ने दिया है, उसकी एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है। किसको लेकर? कॉर्बेवैक्स को लेकर। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है एज वी नो कि बच्चे जो हैं वो स्कूल वापस जाने लगे हैं, और अगर हमें हमारे बच्चे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, यंग डेमोग्राफिक को प्रोटेक्ट करना है, इनोक्यूलेट करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 5 से 11 साल के बच्चे जो हैं उनको हम कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कर दें। और हमारे देश में कुछ 16 करोड़ जितने बच्चे जो हैं वो, मीन्स 5 से 11 की बात करें तो इस रेंज में 16 करोड़ जितने बच्चे हमारे देश में हैं। और ऑफ कोर्स स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर कि उनके बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए ऑफ कोर्स। और स्कूल में आप कितना ध्यान रख पाएंगे? मैं सिर्फ टीचर्स और बच्चे भी अब अलर्ट है, लेकिन फिर भी कितना एक क्लासरूम में बैठेंगे तो ऑफ कोर्स अगर किसी को कोविड है तो दूसरे बच्चों को होने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो एनीवे इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ऑफ कोर्स वैक्सीन। और सिर्फ यहाँ पर कॉर्बेवैक्स नहीं, कोवैक्सीन और कोवोवैक्स जो हैं ये भी कुछ ऐसी वैक्सीन है, कैंडिडेट्स हैं जिनको EUA मीन्स इन्होंने सीख किया है, यानी कि मांगा है कि हमें EUA दिया जाए ताकि 12 से लेकर 14 और 15 से लेकर 17 के बच्चों को जो है वो, और 5 से लेकर 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन जो है वो दिया जाए। ओवरऑल अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन
बच्चों की कैटेगरीज की बात करें तो वैक्सीनेशन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी स्लो चल रही हैं। और एडल्ट्स की बात करें, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एडल्ट्स में भी प्रिकॉशन डोजेस जो हैं उसका ऑफटेक जो है वो काफ़ी स्लो हैं, राइट। मैंने भी अभी बूस्टर डोज नहीं लिया है। आई शुड ऑल्सो गो टू गेट बूस्टर डोज। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मंडे या फिर ट्यूसडे को आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर, जस्ट रूटीन चेकअप के लिए। तो उस वक्त आई विल गेट माई बूस्टर डोज। तो दिस इज़ द थिंग, क्योंकि अब उतना ज़्यादा ख़तरा महसूस नहीं होता है, तो हम सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिल हैं। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, आई वुड से। अगर आप एलिजिबल, मीन्स आई एम श्योर आप सब एलिजिबल हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आई होप कि भीड़ कभी भी देखने को ना मिला, क्योंकि भीड़ का मतलब ये होगा कि अगर धड़ाधड़ केसेस बढ़ने लगे तो फिर लोग जो हैं वो वहाँ पर जाकर बूस्टर डोज लेंगे। तो अभी जो लोग एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए, उनको तो ले ही लेना चाहिए। आई एम नॉट श्योर वेदर इफ आई एम एलिजिबल, राइट। वो मैसेज आएगा नहीं आएगा, बट आई विल चेक व्हेन आई विल गो टू हॉस्पिटल। वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो सेकंड्स में चेक हो जाएगी, तो कोई इश्यू है नहीं। बट एनीवे, रियलिटी ये है। अब देखिए आंकड़ा भी देख लीजिए। 45 से 59 की कैटेगरी के जो लोग हैं, तो ऐसे 3.15 करोड़ लोग हैं जिनको बूस्टर डोज लेना चाहिए, और इसमें से सिर्फ 2.13 लाख, यानी कि 0.6%, ये करोड़ में है, ये लाख में है, तो 0.6% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। सीनियर सिटीजन्स का काम अच्छा है। 3.25 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उसमें से 42% लोगों ने अपना बूस्टर डोज जो है वो ले लिया है, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि बिहार और दिल्ली की सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, सभी एडल्ट्स को फ्री में वो बूस्टर डोज प्रोवाइड करेंगे। और बिहार ने इसके लिए 1314 करोड़ रुपीस जो है वो अलग से रखे, ताकि सभी को फ्री में बूस्टर डोज दिया जाए। और इसके बारे में हमने बात भी की थी, इज़न्ट इट, कि सरकार को फ्री में ही ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना बजटेड आउटले रखा है उसका सिर्फ 0.5%, उससे भी कम होगा अगर सभी को बूस्टर डोज दिया जाए तो यहाँ पर सरकार को, आई वुड से, सभी को फ्री में बूस्टर डोज देने चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। जो लोग पे करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन खुला होना चाहिए, लेकिन अगर फ्री में रखेंगे तो सभी लोग जो हैं वो बूस्टर डोज लेने के लिए जाएंगे। जस्ट इमेजिन कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए 600 रुपीज़ जो हैं वो खर्च करना पर पर्सन, और अगर परिवार में 3 लोग हैं तो 1800 रुपीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सभी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे देश में, तो फ्री ही होना चाहिए। और दूसरे, अगर सीनियर सिटीजन्स को ऐड किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये जो गैप है उसको 9 महीने से अगर कम करके 6 महीने किया जाए, 2 डोजेस, या फिर सेकंड डोज के बाद जो थर्ड डोज हैं उसके गैप को 9 से 6 महीने किया जाए, तो फिर और 3 करोड़ सिटीजन्स जो हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ओवरऑल, जो भी एलिजिबल हैं, तो हमें थोड़ा फास्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा कैंपेन्स की आवश्यकता है। और अभी जो वक्त है इसका इस्तेमाल जो है सरकार को प्रोडक्शन पर जोर देना चाहिए कि वैक्सीन की शॉर्टेज कभी भी ना हो। ये राइट टाइम है इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए। डिफरेंट नरेटिव्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है प्रेसिडेंट सोलिह। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इनका पूरा नाम है। वी विल से प्रेसिडेंट सोलिह हियर, राइट। तो ये काफ़ी मित्र देश हैं, भारत को अपना मित्र देश मानते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के मित्र हैं, और हमारे देश के मित्र हैं, राइट। तो ऐसे अच्छे इंसान है ये प्रेसिडेंट सोलिह, और इन्होंने एक इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। तो भारत को काफ़ी इम्पोर्टेंस देने वाले ये नेता है। और पिछले 4 सालों से अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मालदीव्स के लिए ये जो हमारा देश भारत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है। ऑफ कोर्स आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज़ इंडियन ओशियन, ये रहा हमारा देश भारत। श्रीलंका के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस देश के बारे में जिसका नाम है मालदीव्स। बहुत सारे हमारे फिल्मों में आपने मालदीव्स को देखा होगा, बहुत सारे गाने जो हैं वो यहाँ पर शूट किए जाते हैं।
और रील्स भी अभी काफ़ी मालदीव्स को लेकर रील्स इंस्टाग्राम में जो रील्स हैं और यूट्यूब पर शॉर्ट्स, तो ये चीज़ें काफ़ी हमें देखने को आई एम श्योर आपने भी देखी होगी मालदीव्स की खूबसूरत वहाँ के बीचेस और नियरली टर्कोइश ग्रीनिश कलर का एक पानी है और साफ़ सुथरा पानी, और वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉटेजेस हैं। आई एम श्योर आपने कुछ तो रील्स इसकी देखी ही होगी, इज़ इट? तो ये है मालदीव्स, काफ़ी खूबसूरत जगह है। आई हैव नेवर बीन देयर बट ऑफ कोर्स जस्ट लाइक यू आई वुड लव टू बी देयर एज क्विकली एज पॉसिबल, इज़ इट? किसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है? आई एम श्योर हम सबको ट्रैवलिंग पसंद है। एनीवे, अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने 1.4 बिलियन डॉलर्स मालदीव्स को प्रोवाइड करने की बात बताइए। कमिटमेंट है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो नीड है मालदीव्स की, तो उसके लिए भारत जो है वो 1.4 बिलियन डॉलर, इट्स अ बिग अमाउंट। मालदीव्स की पॉपुलेशन भी इतने नहीं है, कुछ 5.5 लाख की या ऐसी कुछ पॉपुलेशन है मालदीव्स की। अब ये जो व्यक्ति है आपकी स्क्रीन पर, इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल्ला यमीन। और ये अब्दुल्ला यमीन जो हैं ये भारत का एक प्रकार से आप समझ लीजिए दुश्मन ही है, राइट? ये व्यक्ति 5 सालों के लिए मालदीव्स का प्रेसिडेंट था, बहुत सारे गलत काम किए। मुझे आज भी याद है कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 4 आइलैंड नेशन की यात्रा पर जाने वाले थे, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेशल्स। तो फिर वो मॉरिशस जो है वो सॉरी मालदीव्स जो है वो नहीं गए, वो बाकी के ये सारे देशों में गए। ये श्रीलंका गए, फिर यहाँ पर है मॉरिशस, वहाँ पर गए। यहाँ पर आपको सेशल्स मिल जाएगा, राइट? यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये सेशल्स भी गए, लेकिन मालदीव्स को कैंसिल किया लास्ट मिनट में। मालदीव्स को कैंसिल किया और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही एंटी इंडिया थे और उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन भी स्टार्ट किया। अब वहाँ की अभी जो सरकार है ना, मिस्टर सोले की सरकार, प्रेसिडेंट सोले की सरकार ने इस इंडिया आउट कैंपेन को बैन कर दिया है कि इस प्रकार का कैंपेन जो है वो मालदीव्स में नहीं चलाया जाएगा। अब्दुल्ला यमीन ने इस प्रकार का कैंपेन जो है वो चलाया था और 2018 में वो इलेक्शन हार गए और 2 साल जेल में भी रहे। काफ़ी करप्शन, काफ़ी सारी गलत चीज़ें उन्होंने की हैं वहाँ पर। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो एंटी इंडिया है इसलिए बता रहा हूँ। आई गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। देखिए, उनके कार्यकाल में आईसिस को ज्वाइन करने में सबसे ज़्यादा, अगर किसी देश की पॉपुलेशन को देखें और आईसिस को ज्वाइन करने का रेशियो देखें, तो सबसे ज़्यादा मालदीव्स के यंगस्टर्स ने आईसिस को ज्वाइन किया। सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ गया और वहाबिज़म की जो एक मान्यता है, आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी यहाँ पर स्प्रेड हुई इस यमीन के कार्यकाल में। इसके साथ एक आइलैंड जो होता है ना, आइलैंड नेशन, तो आइलैंड नेशन के पास सबसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जिसकी कमी होती है वो क्या होती है? ज़मीन, राइट? लैंड जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है आइलैंड नेशन में, क्योंकि बहुत कम लैंड अवेलेबल है। तो ऐसा देश अगर अपने आइलैंड्स को बेचने के लिए तैयार हो जाए, ये सऊदी अरेबिया को अपने कुछ एटॉल्स को बेचने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे काम इनके कार्यकाल में, गलत काम जो है वो यहाँ पर हुए हैं। वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को इलेक्ट करके बहुत गलती कर दी। फिर वहाँ पर इलेक्शंस हुए, ये सारी चीज़ें हुई और फिर नए ये जो मिस्टर सॉली हैं उनकी सरकार फिर से आ गई। मीन्स एक अच्छी सरकार जो है, प्रो इंडिया सरकार यहाँ पर आ गई। वरना ये यमीन जो है, इन्होंने तो भारत सरकार के ऊपर काफ़ी ओपन अटैक्स किए, कहा कि भारत के साथ टाइज नहीं होनी चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। और ये चाइना का मित्र माना जाता है। ये यमीन जो हैं वो कहते हैं कि वो चाइना के काफ़ी करीब हैं और चाइना भी यहाँ पर उसी समय पर काफ़ी घुस गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। एनीवे, फरवरी 2021 में भारत और मालदीव्स के बीच में यूटीयू ये साइन हुआ, उथुरु थीला फाल्हू हार्बर डेवलपमेंट डील इसको कहते हैं। और इसमें यह है कि जो नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर जो हैं, तो इसको ट्रेन किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा और भारत इसमें मदद कर रहा है। इसमें हो कि चाइना का स्प्रेड जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ यहाँ पर और इंडियन ओशन में भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मालदीव्स और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। फ्रेंडली नेबर्स हैं ऑफ कोर्स। और
कल्चरल ट्राइज भी हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अच्छे हैं एक्सेट्रा। लेकिन देखिए वहाँ पर ऐसा है कि सोली साहब की सरकार और वहाँ पर एक दूसरे पॉलिटिशियन थे जो प्रो इंडियन थे, वो पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट मालदीव्स के। तो उनके और सोली साहब के बीच में अभी दरारें हैं। यमीन तो एक अलग साइड है, राइट। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यमीन है, यहाँ पर सोली हैं, और यहाँ पर जो उनका नाम, मुझे चेहरा याद है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो लंदन भी चले गए थे और वहाँ पर एक्साइल में भी थे। तो ये पहले मीन्स ही यूज्ड टू बी ए प्रेसिडेंट, ये यमीन से पहले वो प्रेसिडेंट थे। तो एनीवे आई विल राइट डाउन हियर एक्स। तो ये एक्स और सोली के बीच में अभी दरारें कुछ चल रही हैं, और दिस इज़ एन एडवांटेज फॉर यमीन। तो ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि यमीन जो है वो वापस प्रेसिडेंट बने, लेकिन सोली की जीत जो है वो उतनी ईजी नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी ए टफ कंपटीशन। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि भारत क्या करे। भारत एक्स और एस के बीच में अगर भारत ऐसा ट्रायंगल कर दे, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू कि क्या कर सकता है भारत, क्या करना चाहिए, कि इन दोनों को मिला दे तो इसकी ताकत जो है वो कम हो जाएगी, और इसकी ताकत कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मालदीव्स के लोगों के लिए नहीं, पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में। पाल्क बे के बारे में बात करेंगे, फिशरीज़ के बारे में बात करेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है। एक इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, और 15 महीनों के बाद, लगभग आप पकड़ लीजिए 1 महीने, 1 साल और 3 महीनों के बाद ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई 25 मार्च को। एक लंबे समय से इसका इंतज़ार था। ये जो 2 मीटिंग्स है ना, इससे 15 महीने पहले जो मीटिंग हुई और अभी 25 मार्च को जो मीटिंग हुई, इन 2 मीटिंग्स के बीच में बहुत सारी अनहोनी चीज़ें हो गई, अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो गई। जैसे कि पाल्क बे रीजन में बहुत सारे तमिलनाडु के लोग भी मर गए, फिशरमैन्स मर गए, और कुछ श्रीलंका के लोग भी मर चुके हैं। तो ये रहा रीजन, राइट, पाल्क स्ट्रेट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जस्ट लेट मी यूज़ द लेजर पॉइंट हियर। तो ये रहा हमारा देश भारत, ये है श्रीलंका एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर जो रीजन, दिस इज पाल्क स्ट्रेट हियर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ मन्नार हैं, और पाल्क स्ट्रेट इज़ नंबर 1, दिस वन, एंड नंबर 2 जो है दिस पोर्शन इज़ एडम्स ब्रिज। तो ये रीजन तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये फिशरीज़ वाला या फिर फिशरमैन का जो इश्यू चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट। अभी जब हमारे एस जयशंकर साहब गए थे श्रीलंका की यात्रा पर, उस टाइम पर भी हमने इसके बारे में बात की थी। अब प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु के जो हमारे फिशरमैन हैं वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL को क्रॉस करके श्रीलंका के पानी में चले जाते हैं, और फिर जब वहाँ पर चले जाते हैं तो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमारे जो तमिलनाडु के यानी कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनकी बोट्स जो हैं उनको सीज़ किया जाता है, और फिर एक लंबा समय लग जाता है वहाँ की जेल में से यहाँ पर वापस आना, ये वो एक्सेट्रा। तो ये चीज़ चलती रहती है। और इसमें सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है कि ये यहाँ पर फॉल्ट हमारा है। देखिए हमारे जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं ना, वो यूज़ करते हैं बॉटम ट्रॉलर्स को। तो एक प्रकार की इस टाइप दिखने वाली एक बोट होती है। अब ये जो बोट होती है इसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, राइट, ज़्यादा हॉर्स पावर वाला होता है। और फिर एक बड़ी सी ऐसी नेट जो है उसको पानी में छोड़ा जाता है, और ये बॉटम तक जाती है। ये पानी उस सरफेस है और ये उसके बॉटम तक जाती है, और फिर ये ज़ोर से इस बोट को एक्सेलरेट किया जाता है। फिर ये जो नेट है ना, वो नीचे की सारी चीज़ों को उखाड़ कर अपने अंदर ले लेती हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी मरीन स्पीसीज़ जिनका हम खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते, फ़िश को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और इसके साथ बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटी जो हैं उसको ऐसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइवर्सिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो गई। तो ये जो बॉटम ट्रोलर्स हैं, दिस इज़ नंबर 1 इश्यू। और हमारे तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनके पास बॉटम ट्रोलर्स हैं, श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उनके पास वो ट्रेडिशनल बोट्स हैं। तो जब श्रीलंका के फिशरमैन मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं आता, और फिर ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। और फिर दूसरा एक लॉ भी है, तमिलनाडु मराइन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 1983, और इस एक्ट के तहत ऐसा है
कि जो कोस्ट है ना, समंदर का किनारा, वहाँ से आपको 3 नॉटिकल माइल उसके बाद ही आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ऐसा तमिलनाडु का एक लॉ है। तो लेट्स से दिस इज़ तमिलनाडु, तो उनको 3 नॉटिकल माइल्स जाना पड़ता है और उसके बाद इस बाउंड्री के बाद फिर आप यहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं। ऐसा एक लॉ है। अब क्या होता है कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, वो दोनों के बीच में एज यू नो के बहुत छोटी सी जगह है और ये भी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। वहाँ पर भी थोड़ी बहुत जिगजैग होती है। तो क्योंकि ये लो है तो इसकी वजह से क्या होगा कि तमिलनाडु के फिशरमैन को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, और जैसे ही कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर जाने के चक्कर में फिर वो श्रीलंका के पानी में पहुंच जाते हैं और फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो दिस आर सम बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताई है। ये चीज़ें हमेशा से रही है, ये इश्यू जो है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो भी आ गई होगी, पुराने स्टूडेंट्स हैं तो एक बार चीज़ें रिफ्रेश हो गई होगी। अब अच्छी बात यह है कि दोनों देशों की जो फिशरमैन कम्युनिटी हैं तो उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, राइट। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो इस बात का एक प्रूफ है कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कॉमन थ्रेड्स। तो जल्द से जल्द हमें नेगोशिएशन टेबल पर फिशरमैन कम्युनिटीज़ को बैठा देना चाहिए। इसके साथ साथ डीप सी फिशिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। डीप सी का मतलब ऐसे डीप नहीं होता है, डीप का मतलब होता है ऐसे, यानी कि दूर तक जाना। तो ये जो पाल्क बे रीजन है उसको छोड़कर तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो बे ऑफ बंगाल में आगे जाए या फिर इंडियन ओशियन में थोड़ा अंदर डीप जाए, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। और बॉटम ट्रोलर्स का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। और श्रीलंका को ये समझना चाहिए कि ये ट्रांजिशन जो है वो ऑल ऑफ द सडन नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो थोड़े धैर्य के साथ दोनों को काम करना पड़ेगा। इसी के साथ एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है हमारे देश में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो यहाँ की फिशरमैन कम्युनिटी है वो सीवीड कल्टीवेशन को फोकस कर सके, ओपन सी केज कल्टीवेशन, सी ओशन रैंचिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अवेलेबल हैं। और ये भी समझना चाहिए दोनों देशों को, ये जो फिशरीज का डिस्प्यूट है, फिशरमैन के बीच में जो इश्यू चल रहा है, ये कोई इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये कभी भी सॉल्व ही नहीं हो सकता या फिर इम्पॉसिबल। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर डिस्कशन से चीज़ों को स्टार्ट किया जाए और जो भी चीज़ें फाइनल हो उसका प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना ही है। श्रीलंका मित्र देश हैं, भारत श्रीलंका के लिए मित्र देश हैं। कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारे कॉमन थ्रेड्स हैं। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि अपने नेबर के साथ कोई प्रॉब्लम हो हमारा, राइट। एंड ऑफ कोर्स श्रीलंका भी नहीं चाहता है। तो इस प्रॉब्लम को एक लंबे समय से ये प्रॉब्लम ड्रैग हो रहा है, तो अब वक्त आ चुका है कि इसको जल्द से जल्द हम सॉल्व कर दें। और अगर ऐसा हो कि श्रीलंका के फिशरमैन को भी थोड़े पैसे देने पड़े हमें, इन द सेंस कि वो भी डीप सी वेसल्स को खरीद सके, तो वो भी चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व हमें करना होगा, दोनों देशों को करना होगा। क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में यूके ने किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू सॉर्ट आउट रेफ्यूजी क्राइसिस? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। That's everything from my side. I will see you soon with financial news. और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कल यानी कि संडे को आपको मिलेगा रिवीजन लेक्चर। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।